विचार से विश्वास तक शिक्षा का नया अध्याय। स्वागत है आपका दामोदर यूनिवर्सिटी में। फ्रॉम थॉट टू बिलीव, अ न्यू चैप्टर ऑफ एजुकेशन। वेलकम टू दामोदर यूनिवर्सिटी। हे एवरीवन, मैं स्मृति झा, आपकी डिजिटल मेंटर। आज की क्लास में हम हमारे एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस देखेंगे। आइए क्लास स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्लांट हार्मोन। तो आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा प्लांट हार्मोन है ये बताना है। तो यहाँ पर ये जो साइटोकाइनिन है, ये साइटोकाइनिन एक प्लांट हार्मोन है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, साइटोकाइनिन। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड। दो न्यूरॉन के बीच जो गैप होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम सिनैप्स के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, सिनैप्स। लिखा है द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड अ सिनैप्स। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो ब्रेन क्या करता है? ब्रेन हमारा थिंक भी करता है, सोचने में भी हमारी मदद करता है, हार्ट बीट को रेगुलेट करने में भी मदद करता है, और बॉडी की बैलेंसिंग में भी हमारी मदद करता है। यानी कि ये सभी ऑप्शंस आपको जो दिए गए हैं ये करेक्ट हैं। तो इस केस में हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। लिखा है द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग, रेगुलेटिंग द हार्ट बीट एंड बैलेंसिंग द बॉडी। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रिसेप्टर्स इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में रिसेप्टर का क्या फंक्शन है? थिंक द सिचुएशंस वेयर रिसेप्टर्स डू नॉट वर्क प्रॉपरली। तो ऐसा परिस्थिति की कल्पना करें जहाँ पर ये रिसेप्टर ठीक से वर्क नहीं कर रहा है। व्हाट प्रॉब्लम्स आर लाइकली टू अराइज। तो क्या समस्या होगी इस केस में? आंसर है, रिसेप्टर्स आर सेंसरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी। तो रिसेप्टर एक सेंसरी स्ट्रक्चर है। किस चीज़ का सेंसरी स्ट्रक्चर है? इसमें ऑर्गेन्स, टिश्यूज या फिर सभी सेल्स आते हैं। ये पूरी बॉडी में प्रेजेंट होता है। द रिसेप्टर्स आर ईदर ग्रुप्ड इन केस ऑफ आई और ईयर और स्कैटर्ड इन केस ऑफ स्किन। तो रिसेप्टर या तो ग्रुप के फॉर्म में होगा, चाहे हमारी आइस और ईयर की बात करो तो यहाँ पर ये ग्रुप के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। वहीं स्कैटर्ड फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है हमारा रिसेप्टर। स्कैटर्ड फॉर्म का एग्जांपल हमारा क्या है? स्किन। ये हर जगह आपको फैला हुआ है, ये रिसेप्टर की तरह वर्क करता है आपका स्किन। फंक्शंस ऑफ रिसेप्टर। रिसेप्टर के क्या फंक्शंस है? फर्स्ट इज दे सेंस द एक्सटर्नल स्टिमुलाई सच एज हीट और पेन। तो बाहर जो स्टिमुलाई प्रेजेंट होती है उसको सेंस करते हैं, जैसे कि कहीं पर बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, तकलीफ़ हो रही है आपकी बॉडी में, तो ये सभी को सेंस करने का काम हमारे रिसेप्टर्स करते हैं। नेक्स्ट है, दे ऑल्सो ट्रिगर एन इम्पल्स इन द सेंसरी न्यूरॉन विच सेंड्स मैसेज टू द स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ पर जो भी इम्पल्स हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स में होते हैं उनको ट्रिगर करने का काम हमारे रिसेप्टर्स करते हैं। When the receptors are damaged, the external stimuli transferring signal to the brain are not felt. तो अगर हमारे रिसेप्टर जो है ये डैमेज हो जाएंगे तो बाहर से जो भी स्टिमुलाई आपका सिग्नल ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं ब्रेन को, तो ये वो ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे, इस तरह का ट्रांसफ़र पॉसिबल नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इन द केस ऑफ डैमेज्ड रिसेप्टर्स, इफ़ वी accidentally touch any hot object, then our hands might get burned as damaged receptors cannot perceive the external stimuli of heat and pain. तो यहाँ लिखा है, अगर हमारे रिसेप्टर्स डैमेज हो जाते हैं तो इस केस में हम एक्सीडेंटली, मतलब अचानक से किसी हॉट ऑब्जेक्ट को अगर छू लेते हैं, गलती से छू लेते हैं, तो हमारे जो हाथ हैं वो जल सकते हैं, क्योंकि हमारा जो रिसेप्टर है वो डैमेज हुआ रहता है। और क्या कहते हैं, इस केस में हम जो है जो भी हमारे एक्सटर्नल स्टिमुलाई मतलब जो जनरेट करेगा सिग्नल हीट और पेन का, वो सिग्नल हम तक नहीं पहुंच पाएगा और इस वजह से बर्न हो सकता है, हमारा हाथ जल सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बनाना है और उसके फंक्शन को एक्सप्लेन करना है। तो ये है हमारा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। ये सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और ये जो है ये सेल बॉडी कहलाता है। ये जो आपका दिख रहा है ये एरिया एक्सॉन कहलाता है। ये जो आपके
छोटे छोटे पार्ट्स दिख रहे हैं, इसे डेंड्राइट कहते हैं। और ये सबसे लास्ट में जो पार्ट है इसको नर्व एंडिंग कहा जाता है। ये स्ट्रक्चर था न्यूरॉन का। नाउ न्यूरॉन्स आर फंक्शनल यूनिट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का फंक्शनल यूनिट कौन होता है? न्यूरॉन्स होते हैं। द थ्री मेन पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन्स आर एक्सॉन, डेंड्राइट एंड सेल बॉडी। तो न्यूरॉन के 3 पार्ट्स होते हैं, कौन से? एक्सॉन, डेंड्राइट और सेल बॉडी। फंक्शंस ऑफ द 3 पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन। तो तीनों पार्ट के बारे में हमने देखा, अब तीनों पार्ट के फंक्शंस क्या होते हैं उन्हें देख लेते हैं। पहला है एक्सॉन। एक्सॉन क्या करता है? इट कंडक्ट्स मैसेजेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। तो सेल बॉडी से मैसेज को दूर करने का काम करता है, मतलब मैसेज को भेजने का काम करता है। नेक्स्ट वन इज डेंड्राइट। डेंड्राइट क्या है? इट रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम एक्सॉन ऑफ अनदर सेल एंड कंडक्ट्स द मैसेज टूवर्ड्स द बॉडी सेल। तो ये क्या करता है? डेंड्राइट क्या करता है? जो एक्सॉन जो है वो दूसरे सेल्स से जब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है बॉडी के अदर पार्ट से, तो उसको उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करने का काम कौन करता है? डेंड्राइट। नेक्स्ट है सेल बॉडी। सेल बॉडी क्या करता है? इट कंटेन्स न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड अदर ऑर्गेनल्स। इट इज़ मेनली कंसर्न विद द मेंटेनेंस एंड ग्रोथ। तो सेल बॉडी में न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और भी दूसरे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करता है? मेनली क्या करता है? ग्रोथ और मेंटेनेंस में, बॉडी की ग्रोथ और मेंटेनेंस में ये हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है हाउ डज फोटोट्रॉपिज्म अकर इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में फोटोट्रॉपिज्म कैसे होता है? आंसर है द ग्रोथ मूवमेंट इन प्लांट्स इज रिस्पॉन्स टू लाइट स्टिमुलस इज नोन एज फोटोट्रॉपिज्म। तो फोटोट्रॉपिज्म क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? जो प्लांट्स जो लाइट को स्टिमुलस की तरह रिस्पॉन्स करता है, तो उस केस में जो ग्रोथ होता है प्लांट का वो लाइट की तरफ होता है। तो ये जो प्रोसेस है इसको फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। द शूट शोज पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म एंड रूट शोज नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। तो यहाँ पर शूट की बात करें तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करता है, यानी कि जिस तरफ से लाइट आ रही है वो उसी डायरेक्शन में मूव करता है। एंड रूट की बात करें तो रूट जो है नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म प्रोड्यूस शो करता है, यानी कि लाइट जिधर आ रहा है उसका जस्ट ऑपोजिट ये वर्क करता है। लाइट ऊपर डायरेक्शन से दिखेगा तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करता है। दिस मीन्स दैट द शूट बेंड टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट whereas द रूट बेंड अवे फ्रॉम द लाइट सोर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो शूट है वो लाइट सोर्स की तरफ में मूव करता है, जबकि रूट की बात करें तो रूट जो है लाइट सोर्स के दूसरे डायरेक्शन में, लाइट सोर्स से दूर की डायरेक्शन में अपना ग्रोथ शो करता है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ फोटोट्रॉपिज्म आर एज फॉलोज। तो फोटोट्रॉपिज्म के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि द फ्लावर्स हेड ऑफ सनफ्लावर इज पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक एंड हैंस इट मूव्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट अलॉन्ग द सन। तो यहाँ जो सनफ्लावर का हेड का बात करते हैं, सनफ्लावर में जो फ्लावर होता है ये जो है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म को शो करता है, क्योंकि जब लाइट मॉर्निंग में आप देखोगे कि जैसे जैसे जिस तरफ में सन घूम रहा होता है, जिस तरफ में भी सन जा रहा होता है, ईस्ट डायरेक्शन में है तो ईस्ट में उसका फेस आपको दिखेगा सनफ्लावर का। जैसे जैसे सन मूव करते जाएगा, वेस्ट में आते जाएगा धीरे धीरे वेस्ट की ओर, तो वो भी फ्लावर का जो हेड है वो भी मूव करते जाता है उसी के अलॉन्ग। दूसरा है द ओवरी स्टॉक ऑफ ग्राउंड नट इज पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक बिफोर फर्टिलाइजेशन and becomes negatively phototropic after fertilization so that the fruit is formed underground। तो यहाँ पर ग्राउंड नट की ओवरी स्टॉक की बात करें तो ये जो है जब फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन के पहले ये फोटोट्रॉपिक पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक बिहेवियर शो करता है, यानी कि जिस तरफ लाइट रहता है उसी डायरेक्शन में ये ग्रो करता है। और बाद में जो है ये नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करता है फर्टिलाइजेशन के बाद में। इस वजह से इसके जो फ्रूट्स होते हैं वो अंडरग्राउंड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है विच सिग्नल्स विल गेट डिसरप्टेड इन केस ऑफ स्पाइनल कोड इंजरी। तो स्पाइनल कोड में किसी तरह की अगर इंजरी हो जाती है तो यहाँ पर कौन सा सिग्नल जो है वो डिस्टर्ब होगा? आंसर है द रिफ्लेक्स आर्क are connections
between the input and output nerve meeting in a bundle in the spinal cord. तो रिफ्लेक्स आर्स क्या होता है, ये कनेक्शन किसके किसके बीच में शो करता है, इनपुट और आउटपुट नर्व के बीच में. ये जो इनपुट और आउटपुट नर्व है, ये जो बंडल फॉर्म करते हैं स्पाइनल कॉर्ड में करते हैं. इनफैक्ट नर्व्स फ्रॉम all over the body meet in a bundle in the spinal cord on their way to the brain. तो यहाँ पर बाकी नर्व्स की भी बात करें, बॉडी में जितने भी नर्व्स हैं वो सभी बंडल के फॉर्म में स्पाइनल कॉर्ड में ही प्रेजेंट होते हैं और वहाँ से ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं. इन केस ऑफ एनी इंजरी टू द स्पाइनल कॉर्ड, अगर स्पाइनल कॉर्ड में किसी तरह की कोई इंजरी हो जाती है, the signals coming from the nerves as well as the signals coming to the receptors will be disrupted. तो इस केस में किसी तरह का जो सिग्नल होगा जो नर्व के थ्रू भेजा जा रहा है या फिर किसी रिसेप्टर के थ्रू जो सिग्नल भेजा जा रहा है वो सिग्नल प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगा, वो डिसरप्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है, हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन अकर इन प्लांट्स. तो प्लांट्स में किस तरीके से केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है ये बतलाना है. The answer is, in animals, control and coordination occur with the help of nervous system. तो एनिमल्स की बात करें तो यहाँ पर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन किससे होता है, नर्वस सिस्टम के हेल्प से होता है. हाउएवर प्लांट्स डू नॉट हैव अ नर्वस सिस्टम. वहीं प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में नर्वस सिस्टम नहीं होता है. प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई बाय शोइंग मूवमेंट्स. तो प्लांट स्टिमुलाई के प्रति रिस्पॉन्स कैसे शो करता है, अपने मूवमेंट शो करके वो इस तरह से रिस्पॉन्स शो करता है. The growth, development and responses to the environment in plants is controlled and coordinated by a special class of chemical substances known as hormones. तो यहाँ पर प्लांट में जो ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है और एनवायरनमेंट के प्रति जो प्लांट्स रिस्पॉन्ड करते हैं, ये सभी कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट किए जाते हैं. इनमें एक स्पेशल क्लास ऑफ केमिकल सब्सटेंस होता है जिसे कि हार्मोन्स कहते हैं. इनकी हेल्प से ये सभी रिस्पॉन्सेस को शो करते हैं. These movements are produced in one part of the plant body. ये जो मूवमेंट होते हैं वो प्लांट बॉडी के एक पार्ट पर दिखते हैं और उसके बाद क्या होते हैं, आर ट्रांसलोकेटेड टू अदर नीडी पार्ट. और जहाँ पे भी ज़रूरत होती है उस डायरेक्शन में ये ट्रांसलोकेट कर जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ हार्मोन प्रोड्यूस्ड इन रूट इज़ ट्रांसलोकेटेड टू अदर पार्ट्स व्हेन रिक्वायर्ड. तो एग्जाम्पल है कि एक हार्मोन जो रूट में प्रोड्यूस हो रहा है वो बॉडी के प्लांट के अदर पार्ट में ट्रांसलोकेट किया जाता है जब उसे उसकी ज़रूरत होती है. द 5 मेजर टाइप्स ऑफ फाइटो हार्मोन्स आर ऑक्सिन, गिबरलिन्स, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड एंड इथिलीन. तो 5 मेजर टाइप के फाइटो हार्मोन यानी प्लांट में पाए जाने वाले जो हार्मोन हैं वो कौन कौन से हैं. पहला है ऑक्सिन, फिर है गिबरलिन, फिर तीसरा है साइटोकाइनिन, चौथा है एब्सिसिक एसिड और पांचवा है इथिलीन. दीज फाइटो हार्मोन्स आर ईदर ग्रोथ प्रमोटर और ग्रोथ इनहिबिटर सच एज एब्सिसिक एसिड. तो ये जो 5 हार्मोन हैं ये या तो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं या फिर ग्रोथ को रोकने वाले होते हैं. तो ग्रोथ को प्रमोट करने वाले कौन से होते हैं, ऑक्सिन, गिबरलिन, साइटोकाइनिन और इथिलीन. ये सभी ग्रोथ को प्रमोट करते हैं. वहीं ग्रोथ को रोकने वाला हार्मोन कौन सा है, एब्सिसिक एसिड. क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, ये पूछ रहा है, व्हाट इज़ द नीड फॉर अ सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एन ऑर्गेनिज्म. तो यहाँ पर किसी भी ऑर्गेनिज्म में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत क्यों होती है. आंसर है, द मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी फंक्शंस in presence to changes in the body by working together of various integrated body system is known as coordination. तो बॉडी में जो मेंटेनेंस होता है, बॉडी के जो फंक्शंस होते हैं उसको रिस्पॉन्स करता है, बॉडी में जो भी चेंजेस होते हैं ये सभी जो है इंटीग्रेटेड वे में बॉडी के सिस्टम में वर्क करते हैं. इसे क्या कहा जाता है, इसे कोऑर्डिनेशन कहा जाता है. All the movements that occur in response to stimuli are carefully coordinated and controlled. तो सभी मूवमेंट जो हमारे
स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में अकर होते हैं, उसको केयरफुली कैसे कंट्रोल और उसको केयरफुली कोऑर्डिनेट और कंट्रोल किया जाता है। इन एनिमल्स द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मूवमेंट आर प्रोवाइडेड बाय नर्वस एंड मस्कुलर सिस्टम। तो एनिमल्स की बात करें तो यहाँ पर ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे काम करता है, तो ये जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम है ये नर्वस और मस्कुलर सिस्टम करते हैं। The nervous system sends message to and away from the brain। तो नर्वस सिस्टम क्या करता है, मैसेज या तो ब्रेन को भेजता है या फिर ब्रेन से अदर बॉडी सेल्स को भेजता है। द स्पाइनल कॉर्ड प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द रिले ऑफ मैसेज। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैसेज को भेजने में। In the absence of this system, control and coordination, our body will not be able to function properly। अगर ये जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का सिस्टम है ये हमारे बॉडी में नहीं होगा तो हमारी बॉडी जो है वो किसी भी फंक्शन को प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगी। फॉर एग्जाम्पल, when we accidentally touch a hot utensil, we immediately withdraw our hand। एग्जाम्पल दिया है कि जब हम किसी यूटेंसिल को, गर्म बर्तन को छूते हैं तो हम अचानक तुरंत अपना हाथ पीछे की ओर खींच लेते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ नर्व ट्रांसमिशन वी विल नॉट विथड्रॉ आवर हैंड एंड मे गेट बर्नड। तो अगर नर्व ट्रांसमिशन ही हमारी बॉडी में नहीं है तो इस केस में क्या होगा कि हम गर्म चीज़ को छुएंगे तो हम अपना हाथ हटाएंगे नहीं और इस केस में हमारा हाथ जल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है, हाउ आर इनवॉल्यूंटरी एक्शन एंड रिफ्लेक्स एक्शंस डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो इनवॉल्यूंटरी एक्शन और रिफ्लेक्स एक्शन एक दूसरे से कैसे अलग हैं। आंसर है, इनवॉल्यूंटरी एक्शंस कैन नॉट बी कॉन्शियसली कंट्रोल। तो इनवॉल्यूंटरी एक्शन को आप कॉन्शियसली कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन नॉट कॉन्शियसली कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ फूड इन द एलिमेंट्री कनाल। तो एलिमेंट्री कनाल में जो फूड का मूवमेंट, आप खाना खाते हो तो उसका मूवमेंट जो होता है आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो। दीज एक्शंस आर हाउएवर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रेन। तो ये जो एक्शंस होते हैं ये डायरेक्टली कहाँ से कंट्रोल किए जाते हैं, ब्रेन से कंट्रोल किए जाते हैं। On the other hand, the reflex actions such as closing of eyes immediately when bright light is focused show sudden response and do not involve any thinking। तो वहीं पर दूसरी बात करो, जब लाइट आपकी आंखों पर पड़ती है तो उस ब्राइट लाइट को देखने के बाद इमीडिएटली आपकी जो आंखें हैं वो बंद हो जाती हैं। तो ये जो है सडन रिस्पॉन्स होता है। यहाँ पर आप सोचते नहीं हो कि हम बंद करें कि आंखें नहीं बंद करें, ये अपने आप हो जाता है। दिस मीन्स दैट अनलाइक इनवॉल्यूंटरी एक्शन द रिफ्लेक्स एक्शंस आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रेन। तो यही यहाँ पर लिखा है कि जिस तरह से इनवॉल्यूंटरी एक्शंस यानी जो पेट में आपका खाना गया, स्टमक में आपका खाना गया तो वो उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, उसी तरह से रिफ्लेक्स एक्शन को भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ये आपका ब्रेन ही कंट्रोल करेगा। तुरंत कहीं पर आपको चोट लग गया, तुरंत गर्म चीज़ को आपने छुआ तो तुरंत हाथ हटा लिया, तो ये सब जो कंट्रोल होता है डायरेक्टली ब्रेन के थ्रू ही होता है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, कंपेयर द कॉन्ट्रास्ट नर्व्स एंड हार्मोनल मैकेनिज्म फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। तो एनिमल में नर्वस सिस्टम मैकेनिज्म और हार्मोनल सिस्टम मैकेनिज्म के बीच के डिफरेंस को आपको बताना है। तो नर्वस सिस्टम मैकेनिज्म क्या है, द इनफॉर्मेशन इज कन्वेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स। तो यहाँ पर क्या होता है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स के थ्रू भेजा जाता है। वहीं हार्मोनल सिस्टम मैकेनिज्म की बात करें तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है, द इन्फॉर्मेशन इज़ कन्वेड इन द फॉर्म ऑफ केमिकल मैसेज। तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन केमिकल मैसेज के थ्रू भेजा जाता है। नर्वस सिस्टम के मैकेनिज्म की बात करें, द एक्सॉन्स एंड डेंड्राइट्स ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन थ्रू द कोऑर्डिनेटेड एफर्ट। तो यहाँ पर जो एक्सॉन्स और डेंड्राइट प्रेजेंट होते हैं, ये जो भी इंफॉर्मेशन है ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के थ्रू यानी साथ मिल करके इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह पर भेजते हैं। वही बात करें हार्मोनल सिस्टम मैकेनिज्म की, तो यहाँ क्या होता है, द इंफॉर्मेशन इज़ ट्रांसमिटेड और ट्रांसपोर्टेड थ्रू ब्लड। यहाँ पर सभी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट या ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू किया जाता है, ब्लड के थ्रू किया जाता है। बात करें नर्वस सिस्टम मैकेनिज्म की तो लिखा है, द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ रैपिड एंड
द रिस्पॉन्स इज़ क्विक, यहाँ पर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन का जो फ्लो होता है वो रैपिड होता है और रिस्पॉन्स काफ़ी क्विकली होता है। वहीं हार्मोनल सिस्टम मैकेनिज्म की बात करें तो यहाँ क्या होता है, द इंफॉर्मेशन ट्रैवल्स स्लोली एंड रिस्पॉन्स इज स्लो, यहाँ पर इंफॉर्मेशन भी स्लो होती है और रिस्पॉन्स भी स्लो होता है। बात करें नर्वस सिस्टम मैकेनिज्म की तो इट्स इफ़ेक्ट्स आर शॉर्ट लाइव्ड, यहाँ पर जो इफ़ेक्ट होते हैं वो शॉर्ट लाइव्ड होते हैं। और वहीं हार्मोनल सिस्टम मैकेनिज्म की बात करें तो इट हैज़ प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट, इसका जो भी प्रभाव पड़ता है वो लंबे समय तक रहता है। क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मैनर इन विच मूवमेंट टेक्स प्लेस इन अ सेंसिटिव प्लांट एंड द मूवमेंट इन आवर लेग्स। तो कोई सेंसिटिव प्लांट और आपके लेग के बीच में जो भी मूवमेंट हो रहा है इनके बीच में आपको डिफरेंस बताना है। तो आंसर है मूवमेंट इन सेंसिटिव प्लांट्स एंड मूवमेंट इन आवर लेग्स। सेंसिटिव प्लांट में मूवमेंट कैसे होता है, द मूवमेंट टेक्स प्लेस in a sensitive plant such as mimosa pudica occur in response to touch। तो आपने टच किया तो यानी कि आपने उसको स्टिमुलस दिया, तो मिमोसा पुडिका यानी कि जो टच मी नॉट प्लांट है जिसे छुई मुई कहते हैं, वो इतना सेंसिटिव था कि आपने उसे एक स्टिमुलस दिया, सिर्फ टच किया और वो जो है क्लोज हो गया था। वहीं बात करें मूवमेंट इन आवर लेग्स, हमारे पैर में जो मूवमेंट होता है उसका बात करें तो मूवमेंट इन आवर लेग्स इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वॉल्यूंट्री एक्शन। तो ये एक वॉल्यूंट्री एक्शन का एग्जाम्पल होता है। आगे मूवमेंट इन सेंसिटिव प्लांट में लिखता है, फॉर दिस मूवमेंट द इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम सेल टू सेल बाय इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स एज प्लांट्स डू नॉट हैव एनी स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस। तो प्लांट्स में जो भी इंफॉर्मेशन है वो हर एक सेल से दूसरे सेल में कैसे ट्रांसमिट किया जाता है, ये ट्रांसमिशन के लिए ये इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स प्लांट भेजते हैं। तो यहाँ पर कोई भी स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं होता है कोई भी इम्पल्स को कंडक्ट करने के लिए। वहीं बात करें लेग्स की तो यहाँ पे कैसे मूवमेंट होता है, द सिग्नल्स ऑफ मैसेज फॉर दीज एक्शंस आर पास्ड टू द ब्रेन एंड हैंस आर कॉन्शियसली कंट्रोल्ड। तो यहाँ पर जो भी सिग्नल्स होते हैं, जो भी मैसेज होते हैं, ये हमारा एक्शन जो भी करना चाहते हैं ये ब्रेन के थ्रू ये एक्शन आपका होता है। तो यहाँ पर कॉन्शियसली हम लोग एक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, जब चाहे आप इजीली इसको फोल्ड कर सकते हो, चलना चाहे चल सकते हो। आगे लिखता है मूवमेंट इन सेंसिटिव प्लांट्स में लिखा है, फॉर दिस मूवमेंट टू अकर द प्लांट सेल्स चेंज शेप बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन देम। तो यहाँ पर इस मूवमेंट के लिए प्लांट जो है अपना शेप चेंज करते हैं। शेप कैसे चेंज करते हैं, जो अमाउंट ऑफ वाटर है उसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करके ये मूवमेंट यहाँ पर शो करते हैं। वही बात करें मूवमेंट इन आर लेग्स की तो यहाँ क्या होता है, इन एनिमल मसल सेल्स सम प्रोटीन्स आर फाउंड विच अलाउ द मूवमेंट टू अकर। तो एनिमल मसल सेल्स में कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जिनकी वजह से मूवमेंट होती है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। यदि कोई भी डाउट रहा हो तो आप हमारे DU के कमेंट सेक्शन में अपना सवाल ज़रूर पूछें, मैं हर एक लर्नर को रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। ओके देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली एट DU। मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।